मैं जिस दिन अपने गांव लौटा उसी दिन पूरे गांव के सामने नई बनी पानी की लाइन तोड़ दी और गांव वालों की आंखों में पछतावे के आंसू देखता रहा। लेकिन मेरे दिल में ज़रा भी गुस्सा नहीं था, बस इसलिए कि मैंने गांव के लिए 6 करोड़ 66 लाख रुपए लगाकर सड़क बनवाई थी और रातों रात पूरे गांव में ये अफवाह फैल गई कि उस सड़क की वजह से गांव की सारी मुर्गियां अंडे देना बंद कर चुकी हैं। अगले ही दिन सरपंच चौधरी दयाराम मुझे घेर कर खड़े हो गए और बोले कि मुझे 30 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। जिस दिन सड़क बनी थी उसी दिन पूरे गांव ने ढोल नगाड़े बजाकर मुझे हीरो बताया था, लेकिन जैसे ही मैं वापस शहर जाने के लिए निकलने लगा, सरपंच दयाराम अपने लोगों के साथ गांव के बाहर रास्ता रोककर खड़े हो गए। मैंने कहा, दयाराम काका, सड़क तो बन गई, अब क्या दिक्कत है? वो बोले, निरंजन, सड़क तो बन गई लेकिन तुमने जो सीमेंट डलवाया है वो बहुत भारी है, उसने हमारे गांव की किस्मत दबा दी है, तभी से मुर्गियां अंडे नहीं दे रहीं। मैं हैरान होकर बोला, ये क्या बात हुई काका? सड़क बनाने के लिए तो सबने हामी भरी थी और पूरा खर्चा मैंने उठाया था। तभी एक और बुजुर्ग बोले, सड़क बनवाना ठीक है लेकिन उसका खामियाजा भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा। जब से ये सड़क बनी है गांव की मुर्गियां अंडे देना बंद कर चुकी हैं। हर घर का 30,000 रुपये का नुकसान हुआ है। पूरे 100 घर हैं, कुल 30 लाख रुपए बनते हैं। इसे ही कहते हैं अशुभ को दबाने का पैसा। मैंने हंसते हुए कहा, काका ये कैसी बातें कर रहे हो? आज के ज़माने में भी ऐसी अंधविश्वास वाली बात? लेकिन वो लोग बिल्कुल गंभीर थे। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा कि ये वही लोग हैं जो कल तक मेरी तारीफ कर रहे थे और आज मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तब मुझे समझ आया कि इन्हें किस्मत खराब होने की चिंता नहीं है, इन्हें बस ये लगता है कि मैंने सड़क बनाने में और ज़्यादा पैसा क्यों नहीं लगाया। मैंने साफ कहा, अगर मैं ये पैसे न दूँ तो? इस पर सरपंच बोला, तुझे पता है गांव का रास्ता कैसे बंद होता है? अगर पैसे नहीं दिए तो आज तेरी गाड़ी गांव से बाहर नहीं जाएगी। तूने सड़क बनाई है तो हम उसे तोड़ भी सकते हैं, तुझे रोकने वाला कौन है? मैंने समझाने की कोशिश की, ये सड़क तो सबके काम आने वाली है, इससे गांव का ही फायदा होगा। लेकिन वो बोले, हमें वही चाहिए जो हम कह रहे हैं। मैंने सोचा अगर ये लोग किसी और परेशानी के लिए मदद मांगते तो मैं ज़रूर करता, लेकिन यहाँ तो सीधी ज़बरदस्ती थी। सड़क बनते ही ये लोग मुकर गए। क्या इन्हें डर नहीं कि मैं भी इनसे रिश्ता तोड़ सकता हूँ? मैंने आखिरी बार पूछा, पक्का यही करना चाहते हो? बाद में पछताओगे मत? उन्होंने ताव में कहा, ज़्यादा बातें मत बना, 30 लाख देगा या नहीं? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, ठीक है 30 लाख ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आखिर मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। मैंने सड़क बनवाई, पैसा मेरा गया, अब ये सड़क मेरी है। सामने खड़े लोगों से मैंने साफ कहा, अब ये सड़क मेरी प्रॉपर्टी है। वो बोले, अगर तेरी है तो तू ही ठीक कर। मैंने तुरंत आवाज़ लगाई, अरे विनोद, 2 जेसीबी मशीन तुरंत बुलाओ, पूरी सड़क उखाड़ दो, 1 मीटर भी नहीं बचना चाहिए। ये सुनकर सब हैरान रह गए। किसी ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सड़क पूरे गांव की लाइफ लाइन है। मैंने गुस्से में कहा, मैंने इस सड़क की प्लानिंग में 3 महीने लगाए, शहर से इंजीनियर बुलाए ताकि गांव का पानी का सिस्टम ख़राब ना हो, सबसे बढ़िया मटेरियल लगाया ताकि सालों चले। मुझे लगा था अपने गांव के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं, लेकिन यहाँ तो मुझे ही ब्लैकमेल किया जा रहा है। तभी विनोद ने हिचकिचाते हुए पूछा, साहब सच में शुरू कर दें? मैंने कहा, हाँ, गांव के एंट्री से लेकर आखिरी छोर तक कुछ नहीं बचना चाहिए। लोग चिल्लाने लगे, अगर तुमने सड़क तोड़ी तो हम तुम्हारी गाड़ी तोड़ देंगे। मैंने तुरंत फ़ोन निकाल कर कहा, हेलो पुलिस, मैं मंगलपुर गांव में हूं, यहाँ कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, मेरी जान और प्रॉपर्टी दोनों खतरे में है, मैं सब रिकॉर्ड कर रहा हूं। लोग घबराने लगे। कोई बोला, अगर सड़क ही नहीं रही तो हम गांव से बाहर कैसे जाएंगे? कुछ लोग सरपंच से कहने लगे कि बात बढ़ा दी, लेकिन सरपंच फिर भी अड़ा रहा, निरंजन, अगर आज तूने सड़क छुई तो बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। मैंने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, विनोद शुरू करो। मशीनें आगे बढ़ने लगी। लोग चिल्लाए, रुको, ये गैरकानूनी है। मैंने जवाब दिया, पुलिस रास्ते में है, उनसे ही पूछ लेना कि अपनी प्रॉपर्टी के साथ क्या करना गैरकानूनी है या नहीं। उधर से आवाज़ आई, हम भी पुलिस को बुला रहे हैं। मैंने कहा, बुलाओ, मैंने पहले ही बुला ली है। कुछ ही देर में माहौल पूरी तरह तनाव से भर गया और तभी मुझे याद आया कि यही मंगलपुर गांव पहले पूरी तरह कच्ची सड़कों से भरा था। बारिश के समय तो हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि ट्रैक्टर तक अंदर नहीं आ पाता था। इसी वजह से गांव के ज़्यादातर युवा काम के लिए बाहर शहरों में जाने को मजबूर थे। यहाँ तक कि जो लोग व्यापार करते हैं वो भी इस गांव में आना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से ये पक्की सड़क बनी थी। कस्बे के व्यापारी कह रहे थे कि अब वो सीधे गांव में आकर किसानों का सामान खरीदेंगे, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद होने वाला था। तभी लोग मुझे घेर कर चिल्लाने लगे, निरंजन, तू कितना निर्दयी है, तू तो एहसान फरामोश निकला, गांव ने तुझे पाला और तू यही बदला दे रहा है, ये पाप है।
मैं मन ही मन सोच रहा था कि इन्हीं लोगों ने आधे घंटे पहले मुझसे ज़बरदस्ती पैसे ट्रांसफ़र करवाए थे। अगर मैं सच में कमज़ोर होता और इनके सामने झुक जाता तो क्या मैं शहर में कभी बिजनेस कर पाता। तभी सरपंच दयाराम घबरा कर बोले, निरंजन मेरी बात सुन, गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। पहले इन मशीनों को रुकवा दे, बैठकर आराम से बात करते हैं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है काका, जब बात करनी थी तब आपने सोचा नहीं। उधर जेसीबी चौराहे तक पहुंच चुकी थी, जहां मैंने खास डिज़ाइन के तहत बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ लगवाया था। अब वो पेड़ मलबे के बीच अकेला खड़ा था। सरपंच बोले, निरंजन शांत हो जा, हम पैसे वापस कर देंगे, बस मशीनें रुकवा दे। मैंने कहा, वापस? वो पैसे तो तुम लोगों ने बांट भी दिए होंगे, अब कहाँ से लाओगे? उन्होंने घबरा कर पूछा, फिर तू चाहता क्या है? मैंने साफ कहा, कुछ खास नहीं, मैंने 2 जेसीबी किराए पर ली हैं, 3 दिन तक काम चलेगा और 3 दिन बाद ये सड़क पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। 3 दिन? तो पूरे गांव से दुश्मनी ले रहा है, आज रात कोई तेरे घर पर हमला कर देगा। तभी पुलिस की गाड़ी आ गई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह उतरे और बोले, किसने धमकी दी? मैंने कहा, सर अभी आपने खुद सुना, ये लोग मेरे घर तोड़ने की धमकी दे रहे थे। इंस्पेक्टर ने उस आदमी से पूछा, अभी क्या कहा तुमने? वह हकलाने लगा, नहीं सर, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। इंस्पेक्टर सख्त आवाज़ में बोले, ऐसे ही कहना भी कानूनन गलत है, चलो थाने चलकर बयान दो। सरपंच बीच में बोले, इंस्पेक्टर साहब ये सड़क नहीं तोड़ी जा सकती, ये पूरे गांव का रास्ता है। इंस्पेक्टर ने सीधा सवाल किया, इस सड़क का खर्च किसने उठाया? सरपंच ने झिझकते हुए कहा, निरंजन ने। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखकर कहा, तो फिर निरंजन अपने ही काम के बारे में फैसला ले रहा है। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा और पूछा, अब तुम क्या करना चाहते हो? मैंने बिना झिझक कहा, मैं पक्का फैसला कर चुका हूँ, ये नई बनी सड़क हटेगी और सब कुछ पहले जैसा किया जाएगा। अगर कोई भी मेरे काम में रुकावट डालता है या मुझे धमकी देता है तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। पुलिस ने तुरंत भीड़ को हटाते हुए कहा, सब लोग यहाँ से हटो, कोई भी गड़बड़ करेगा तो सीधे कार्रवाई होगी। फिर उन्होंने कुछ लोगों को थाने चलकर बयान देने को कहा और माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। लोग बड़बड़ाते हुए अपने अपने घर लौटने लगे और मैं खड़ा होकर बस एक ही बात सोच रहा था, कुछ रास्ते सिर्फ पैसे से नहीं बनते और कुछ लोगों की मदद करना भी हमेशा सही फैसला नहीं होता। जब किसी को आपकी भलाई की कीमत ही नहीं समझ आती तो उसे खोने का दर्द महसूस करना ज़रूरी होता है। मैंने मन ही मन ठान लिया कि अब उन्हें मेरी कीमत खुद समझ आएगी। थोड़ी देर बाद साइड का काम संभाल रहे ठेकेदार आकर बोला, सर काम पूरा हो गया। मैंने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। वो बोला, मैंने 20 साल में पहली बार देखा है कि कोई इंसान खुद पैसे लगाकर सड़क बनवाए और फिर खुद ही उसे तोड़वा दे, लेकिन जो आपने किया शायद सही किया। कुछ सबक बिना कीमत चुकाए नहीं मिलते। मैं चुपचाप वहाँ से अपने पुराने घर की तरफ निकल पड़ा। माँ बाप के जाने के बाद वो घर सालों से खाली पड़ा था। रास्ते में एक बुजुर्ग महिला मिली। उसने मुझे अंदर बुलाकर कहा, निरंजन बेटा, इस बार तूने पूरे गाँव को नाराज़ कर दिया। मैंने शांत होकर कहा, मुझे पता है। वो बोली, सच कहूँ तो उस दिन जब दयाराम ने तुझसे पैसे मांगे थे मुझे भी सही नहीं लगा था, लेकिन मैं बूढ़ी औरत हूँ, ज़्यादा भूल नहीं पाई। अब देख सड़क भी गई और गांव में हाहाकार मच गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बताया, कल रात लियाकत के बेटे को काम पर जाना था। वो बाइक लेकर निकला, लेकिन जैसे ही गांव के बाहर पहुंचा तो देखा कि सड़क ही नहीं रही। उस बुजुर्ग महिला ने आगे बताया, जब वो लड़का बाइक से निकला तो अंधेरे में उसे पता ही नहीं चला और सीधा खाई में गिर गया। उसका पैर टूट गया। मैंने घबराकर पूछा, एम्बुलेंस आई थी? वो बोली, आई तो थी लेकिन गांव के अंदर नहीं आ पाई। आखिर में दर्जन भर लोग उसे उठाकर बाहर लेकर गए। पूरे 2 घंटे लग गए तब जाकर अस्पताल पहुंचे। तब तक सुबह होने वाली थी। मैंने फिर पूछा, अब लियाकत के घर वाले क्या कह रहे हैं? वो बोली, लियाकत गुस्से में आग बबूला है, कह रहा है ये सब सरपंच दयाराम की वजह से हुआ है। अगर वो तुमसे पैसे नहीं मांगता तो तुम सड़क क्यों तोड़वाते? और उधर पांडे परिवार वाले भी परेशान हैं। उन्होंने तालाब में मछली पाली थी, बाहर सप्लाई करनी थी, लेकिन सड़क न होने की वजह से गाड़ी अंदर नहीं आ पा रही। हज़ारों किलो मछली तालाब में ही मरने की कगार पर है। उसने लंबी सांस लेकर कहा, अब गांव 2 हिस्सों में भट गया है। एक लोग दयाराम के साथ हैं और तुम्हें ही गलत बता रहे हैं, और दूसरे लोग लियाकत के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि गलती सरपंच की थी। वो चाहते हैं कि दयाराम तुमको पैसे वापस दे और तुम फिर से सड़क बनवाओ। मैंने पूछा, और दयाराम क्या कह रहा है? वो बोली, अब वो क्या करेगा, पैसे तो बांट दिए गए हैं, वापस लाना उसके बस में नहीं है। आज सुबह पंचायत में मीटिंग हुई, लेकिन इतना झगड़ा हुआ कि कोई फैसला नहीं हो पाया। आखिर में दयाराम ने कहा कि सब लोग मिलकर फिर से पैसे इकट्ठे करें और सड़क दोबारा बनवाएं। मैंने हैरानी से कहा, फिर से सड़क बनवाएं, वो भी इतने खर्च में? हाँ,
पहले जैसा बनवाना है तो 60 लाख से कम नहीं लगेगा। 100 घर हैं, हर घर को 60,000 रुपये देने होंगे। पहले तुमसे 30,000 लिए और अब खुद से 60,000 देंगे। भला कौन तैयार होगा? फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, बेटा तुम कई दिनों से बाहर नहीं निकले, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं किसी से भिजवा दूंगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चाची अब गांव में हालात और ख़राब होने वाले हैं, लेकिन आप चिंता मत करना, आपने मेरे लिए जो किया है मैं उसे नहीं भूलूंगा। माता पिता के जाने के बाद उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा था। मैं वहाँ से सीधा ज़िले की तरफ निकल गया और अपनी एक जान पहचान वाले से मिला। मैंने उससे कहा, यार तुम कह रहे थे ना कि इस गांव में खरीद केंद्र खोलना चाहते हो। वो बोला, हाँ जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन रास्ता ख़राब था इसलिए रोक गया था। अब तो तुमने सड़क बनवानी थी, मैं अगले महीने आने वाला था। मैंने शांत होकर कहा, अब वो सड़क नहीं रही। वो चौंक गया, अरे अभी तो बनी थी, इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, बस समझ लो कुछ लोग अपनी ही किस्मत खुद बर्बाद कर लेते हैं। इतना अच्छा मौका था लेकिन एहसान फरामोशी ने सब बर्बाद कर दिया।